नमस्कार, चुनाव क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एनसीपी नेता शरद पवार ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद क्षेत्रीय दल कांग्रेस के और करीब जाएंगे और कुछ तो उसमें अपना विलय भी कर सकते हैं। उन्होंने एक और अहम बात ये कही है कि राहुल गांधी आज उससे भी ज्यादा लोकप्रिय हैं जितने कि 1977 में मोरारजी देसाई थे। ये एक बड़ी तुलना है। उस समय मोरारजी का कद बहुत बड़ा हुआ करता था और इंदिरा विरोध की वजह से उनकी लोकप्रियता भी बहुत थी। आज अगर वे राहुल गांधी को उस मुकाम पर देख रहे हैं, तो मौजूदा राजनीति में ये एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाना चाहिए। शरद पवार ने यह भी कहा कि देश का मूड मोदी के खिलाफ हो रहा है। उनके मुताबिक राहुल के की अपनी पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह स्वीकार्यता बढ़ी है और इसकी वजह यह है कि वे दूसरे दलों से संबंध बढ़ाने के लिए खुद हाथ बढ़ा रहे हैं, जो कि मोरारजी देसाई भी नहीं करते थे। सवाल उठता है कि शरद पवार जैसा तजुर्बेकार नेता चुनाव के मध्य में ऐसा क्यों कह रहा है? क्या पवार अपनी पार्टी के कांग्रेस में विलय की तरफ इशारा कर रहे हैं? चुनाव के बाद क्या उन्हें उन क्षेत्रीय दलों से भी कोई संकेत मिले हैं जो कभी कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे और अब वापस कांग्रेस में जाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं? क्या इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि शरद पवार ये महसूस कर रहे हैं कि मोदी सरकार तो जा रही है और केंद्र में अब फिर से एक नई राजनीतिक गोलबंदी होगी, लामबंदी होगी, एक नया पॉलिटिकल अलाइनमेंट होगा और उसकी संभावनाएं वो देख रहे हैं। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप सोनवलकर जुड़े हुए हैं, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति को जानते हैं, शरद पवार की राजनीतिक मूव को पढ़ते रहे हैं, एक्सप्लेन करते रहे हैं। आपका स्वागत है संदीप जी। मेरा पहला सीधा सा सवाल ये है कि आखिरकार ये माना जाता है कि जब पवार साहब बोलते हैं तो उसका एक अर्थ नहीं होता है। वो जी। एक साथ कई जगह तीर फेंक रहे होते हैं। तो यहाँ कहाँ-कहाँ उन्होंने तीर फेंके? देखिए, 2 चीज़ें जो मुझे समझ आ रही हैं। पहली तो ये कि शरद पवार साहब के जो प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, यानी जो लोकसभा क्षेत्र थे, जहाँ उनके कैंडिडेट मजबूत थे और जहाँ उनको जीतने की संभावना दिख रही थी, लगभग सब पर चुनाव हो चुका है। तो ज़ाहिर तौर पे जब जैसे कहते हैं कि चुनाव समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद आप कहें कोई भी चीज़, तो चुनाव पे तो कम से कम उनके असर कम दिखता है। एक आध 2 सीट है, एक अहमदनगर की सीट है जहाँ नीलेश लंके मजबूत कैंडिडेट है उनके, बाकी ज़्यादातर सीटों पे उनका चुनाव हो चुका है। तो पहली बात तो ये, यानी पवार साहब अपने लोकसभा की जो मेहनत कर रहे थे उससे फिलहाल मुक्त हो चुके हैं। अब उनको राष्ट्रीय राजनीति और अगले विधानसभा की तरफ देखना है, जो दिख रहा है। तो इसके 2 मायने, पहला तो ये कि शरद पवार साहब चूँकि खुद कह चुके कि अब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, बीच में वो कल बीमार भी हो गए थे और उनसे चूँकि मैं भी मिला इस दौरान, तो ऐसा लगा कि शायद वो थक गए हैं, तो अपनी बेटी के लिए अगला कदम देख रहे हैं। दूसरा ये कि विधानसभा चुनाव में शायद उनको ये अंदाज है कि ये जो ट्रेंड इस लोकसभा चुनाव में चला, यानी कि लोगों की नाराजगी, कहीं पर सिंपैथी, कहीं पर वोटों का बदलाव और एक जो कहते हैं दलित मुस्लिम और बाकी मराठा का गठजोड़, तो ये कहीं न कहीं इस पक्ष में आता हुआ दिख रहा है जहाँ पर उद्धव ठाकरे और जहाँ कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस के होने का मतलब है कि पूरा एक तरीके से एक बड़े चंक में मराठा और मुस्लिम वोट वहाँ आया है। इवन दलित में भी बहुत बदलाव आया है। तो शरद पवार साहब ये राजनीति को पढ़ रहे हैं। शायद वो अभी से एक तो विधानसभा चुनाव की भूमिका बना रहे हैं, दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बना रहे हैं कि आगे उन्हें ये दिख रहा है कि कांग्रेस के साथ खड़े होने में ही उनकी बेटी जो है कहीं न कहीं एडजस्ट हो पाएगी, क्योंकि उनको ये मालूम है कि चुनाव परिणाम के बाद भले ही वो जीत जाए, लेकिन लंबे समय तक ये पार्टी को चलाना उनकी बेटी के बस की बात नहीं। कम से कम सुप्रिया सुले अकेले पूरी पार्टी नहीं ले सकती और उनको या तो फिर अजीत दादा को वापस लेना पड़ेगा, जो वो लेना नहीं चाहते। तो इसलिए वो एनसीपी का शायद अब वो भविष्य बहुत ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि इस राजनीति में सुप्रिया अगला कदम कांग्रेस की तरफ बढ़ाए। क्या इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है संदीप जी कि आपने ठीक कहा कि उनकी सीटें तो आमतौर पर निपट गई हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस की सीटों का कांग्रेस के पक्ष में कुछ एक ऐसी बात कह रहे हैं जिसका मैसेज देश भर में जाएगा कि कांग्रेस अब एक फोर्स के रूप में इमर्ज कर रही है। राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ गई है और अब ये पार्टी है जो केंद्र में आ रही है। केंद्र में मतलब राजनीति के केंद्र में, मैं अभी सत्ता के केंद्र में नहीं बोल रहा हूँ। और ये मैसेज जाएगा तो दूसरी पार्टियां और वो तमाम मतदाता जो देख रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं है, एक विकल्प के रूप में कांग्रेस को देखने लगे। क्या ये इस तरह की मैसेजिंग भी इसमें छिपी हुई है?
मैं बहुत ज़्यादा इसलिए मैसेज को नहीं रीड करना चाहता, क्योंकि शरद पवार साहब की मैसेजिंग को लेकर बहुत संदेह, बहुत अर्थ, द्विअर्थ, कई अर्थ हैं। तो इसलिए, और दूसरा, शरद पवार साहब इस तरह के बहुत लोकप्रिय नहीं है कि उनके एक बयान से देश की राजनीति पर कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं और प्रचार करने नहीं जा रहे। उन्होंने तय कर लिया है कि अब वो कहीं और प्रचार करने नहीं जा रहे। तो बहुत असर नहीं है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल असर हम ये कह सकते हैं कि लोग जो बार-बार कहते हैं कि सब लोग जाके आखिरकार छूट के सिर्फ बीजेपी में जा रहे हैं, तो एक संदेश है कि नहीं, कुछ लोग कांग्रेस में वापस आ रहे हैं और कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य मजबूत है। निश्चित तौर पर यह संदेश महाराष्ट्र में होगा, क्योंकि शरद पवार को लेकर महाराष्ट्र के कांग्रेसी बहुत ही सशंकित भी रहे। हालांकि उनके जो धुर विरोधी जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में थे, वो सब एक एक करके कांग्रेस छोड़ चुके हैं। अशोक चव्हाण सबसे धुर विरोधी थे, उसके अलावा जो विखे पाटिल साहब थे वो भी उनके धुर विरोधी थे कांग्रेस में। तो ज्यादातर ये परिवार छोड़ चुके, तो अब उनका सिर्फ एक ही बड़ा परिवार जिसको उनका विरोध कर सकते, तो पृथ्वीराज चौहान उनके विरोधी माने जाते हैं। और कोई विरोधी, नाना पटोले या बाकी सब कोई लोग उनके कोई बहुत विरोधी नहीं है। तो शरद पवार और खासतौर पर उनकी बेटी का कांग्रेस में आना इतना बुरा नहीं माना जाएगा, और आराम से मुझे लगता है कि ऐसा प्रस्ताव है, जो मेरी जानकारी है, जो मैंने बात की है, शरद पवार साहब ने रमेश चन्नीतला जी से भी बात की है। रमेश चन्नीतला एक जमाने में शरद पवार साहब के साथ काम कर चुके हैं, जब वो केंद्र की राजनीति में हुआ करते थे, और जब वो लोकसभा में विपक्ष के नेता थे तो रमेश चन्नीतला उनके साथ हुआ करते थे। तो एक तरीके से पुराना रिश्ता है। खरगे साहब भी उनके बहुत करीबी माने जाते हैं शरद पवार साहब के, वो भी उस समय उनके चीफ विप हुआ करते थे जब शरद पवार विपक्ष के नेता हुआ करते थे। तो इस तरह से रिश्ते तो उनके कांग्रेस में पुराने बने हुए हैं। मुझे लगता है कि उनको अभी इमीडिएटली शायद जो दिख रहा है, दो चीजें मैं अगेन फिर कहूंगा, बेटी का भविष्य एक निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जो लौट के भी जो विधायक आ रहे हैं ना, आखिरकार वो विधायक एनसीपी में आए ना भी चाहे तो क्या शरद पवार उन विधायकों को संभाल पाएंगे? क्या फोर्स है, किस तरफ जा रहे हैं? उनकी पार्टी से भी उनके ऊपर दबाव है। लेकिन निश्चित तौर पर एक अच्छा डेवलपमेंट यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस राज्य में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरेगी, क्योंकि तब कांग्रेस बार्गेनिंग अच्छे से कर पाई। आज कांग्रेस की मुश्किल ये है कि जब वो सीटें मांगने जाती है, मतलब विधानसभा के चुनाव की हम बात करें तो 288 सीटें हैं। यदि एनसीपी बची रहती तो एनसीपी बोलेगी कम से कम 100 सीटें मुझे दे दीजिए, 100 सीटें कांग्रेस को, 88 सीटें शिवसेना को, या शिवसेना का 150 हमको, तो बाकी आप बांट लें। तो सीटों के बंटवारे में कांग्रेस को बड़ा फायदेमंद होगा यदि एनसीपी मिल सकती है। और जो कांग्रेस के सूत्र कह रहे हैं कि लगभग तय हो चुका है कि शरद पवार साहब आ रहे हैं। जी, तो शरद पवार ने ये स्टेटमेंट दिया है, उनकी बातचीत हो चुकी है, वो जा रहे हैं। ये जो पूरा मामला है, अब क्या विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है, जैसा आपने भी इशारा किया कि ये विधानसभा चुनाव की तैयारी भी हो सकता है कि अब हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, कांग्रेस में रहेंगे, और कांग्रेस और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना का भी कोई भरोसा नहीं है कि 4 जून के बाद वो क्या रुख लेते हैं। तो क्या ये स्ट्रेटजी इसके लिए भी है? बिल्कुल, क्योंकि ये बात तो सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि शिवसेना में यदि पुरानी शिवसेना वापस आ जाए, उद्धव जी मजबूत हो जाएं, और यदि बीजेपी को लगता है कि बिना शिवसेना के राज्य में संभव नहीं है, तो क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो बयान दिया है बाकायदा इंटरव्यू में कि जब उद्धव जी को जरूरत पड़ेगी तो मेरे दरवाजे खुले रहेंगे, सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जो उनकी मदद करने जाऊंगा। तो एक तरीके से पॉलिटिकली तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं रास्ता खोला है ना। तो शरद पवार साहब भी शायद एक संदेश दे रहे हैं कि इस गठबंधन को यदि आप छोड़ के जाते हैं जहां मैं खुद जा रहा हूं, तो आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है कि विधानसभा को दृष्टिकोण रखते हुए, क्योंकि लोकसभा की उनकी अपनी सीटें हो गई, 24 सीटों में महाराष्ट्र में चुनाव हो चुका है, और अब जो बची है, जो सीटें बची हैं ज्यादातर, उनमें से बहुत कई जगहों पर बीजेपी बहुत बेहतर स्थिति में है। सिर्फ मुंबई को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की भी पार्टी अब बाकी बची सीटों पर बेहतर स्थिति में है। मुंबई की 6 सीटें छोड़ दें तो बाकी जगह जो है बेहतर स्थिति में। तो अब उस तरह का नुकसान, दूसरा एनसीपी का वोट बैंक बहुत बड़ा है नहीं, सिवाय अहमदनगर और शिरडी, ये 2 लोकसभा क्षेत्र छोड़ दें, क्योंकि ये लगे हुए हैं एक तरीके से बारामती और पुणे एक तरीके से सीटें। तो ये 3 सीटों को छोड़ दें तो बहुत ज्यादा प्रभाव शरद पवार साहब का खुद का भी नहीं है, क्योंकि ये मराठवाड़े से बाहर की बात करती है, पश्चिम महाराष्ट्र से। तो मुझे लगता है कि विधानसभा के पहले एक संकेत देना चाहते हैं, और वो संकेत जो है शायद कांग्रेसियों को पॉजिटिव नोट पर, कांग्रेस बड़ी खुश है। कांग्रेस मान रही है कि ऐसा होता है तो बड़ा फायदा होगा कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस को जो है बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी शिवसेना के सामने, क्योंकि आज कांग्रेस ही इकलौती पार्टी बची है जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक है। अभी आज कागज पे आप देखें तो ना शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास, ना ही शरद पवार साहब। विधायक तो कांग्रेस के पास ज्यादा, लेकिन फिर भी सीटें उसे लड़ने को सिर्फ 17 मिली।
और शरद पवार साहब ने भी इस लोकसभा चुनाव में शायद जानबूझ के ऐसा किया कि बेहतर सीटें भी कांग्रेस को दिलाई, 17-18 सीटें कांग्रेस को मिली और बाकी 23 सीटें इनको, और सिर्फ 8 सीटों पर शरद पवार 10 सीटों से 10 सीटों पर वो लड़ रहे, तो एक तरीके से उन्होंने भी तो समझौता किया है। क्या आपको लगता है कि इसका संबंध, जैसे उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें और दलों की भी बात की है और क्षेत्रीय दलों की भी बात की है, वो भी निकट आ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि देश में ज्यादातर क्षेत्रीय दल कांग्रेस से टूटकर ही बने, एनसीपी भी उन्हीं में से। तो क्या ये एक नए तरह का अलाइनमेंट फिर से शुरू हो सकता है? अगर एनसीपी ने ये तय कर लिया है तो कुछ दूसरे दल भी, छोटे मोटे दल जो कि मोदी सरकार के ऑन स्लॉट में बुरी तरह पिस रहे हैं, जैसे केसीआर है या तृणमूल कांग्रेस है या कुछ इस तरह के दल और भी कांग्रेस के निकट आ सकते हैं या शामिल भी हो सकते हैं? देखिए, वो भूमिका शरद पवार ही निभा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शरद पवार साहब खुद का अगला एक देख रहे हैं कि मेरी भूमिका क्या है, क्योंकि वो ये कह चुके कि मैं प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं हूँ, लेकिन उनको एक भूमिका दिखती है कि केंद्र में वो बाकी छोटे-छोटे दलों से बात करने का जो संकट कांग्रेस का आज है, ये सच है कि कांग्रेस में सबसे बड़ा संकट यदि कुछ है तो ये है कि कौन कांग्रेस की तरफ से चेहरा है जो सबसे बात कर सके। और आखिरी चेहरा गुलाम नबी आज़ाद हुआ करते थे जो चले गए, या अहमद पटेल की बात करें या कुछ और की बात करें, ठीक है उनके नेता हैं, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा उस तरह का कोई चेहरा लंबा समय की राजनीति वाला नहीं दिखता। ऐसे में शरद पवार साहब यदि खुद की ये भूमिका देखते हैं कि बाकी दलों को एकजुट करना है, तो निश्चित तौर पर शरद पवार साहब कर सकते हैं। वो केसीआर से लेकर वाईएसआरपी से लेकर सबके सही, मतलब इवन बीजेडी, सबके संपर्क में शरद पवार साहब रहे हैं। हो सकता है वो अपनी भूमिका भी धीरे धीरे बना रहे हो कि मैं अपनी ही नहीं बाकी पार्टियों को भी ला सकता हूँ कांग्रेस में। लेकिन कांग्रेस में मुझे नहीं लगता कि शरद पवार साहब को खुद को कोई बहुत बड़ा स्थान मिलेगा, क्योंकि शरद पवार जिस कद के हैं, या तो मार्गदर्शक प्रधान, मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे। हाँ, मार्गदर्शक मंडल जैसा ही वो अपना रोल रख सकते हैं, और बेटी के लिए कोई बड़ा रोल मांग सकते हैं, महासचिव का रोल मांग सकते हैं या कोई और पद मांग सकते हैं। लेकिन इस तरह की राजनीति तो दिखती है शायद। लेकिन मुझे लगता है उसका एक बड़ी वजह जो इस चुनाव का संदेश है महाराष्ट्र का, कि जो उनका मराठा वोट बैंक है, ये जो मुस्लिम वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, ये उसी गठजोड़ को मिल रहा है जहाँ शरद पवार खड़े हैं। और कांग्रेस की निश्चित तौर पर बड़ी भूमिका है, क्योंकि कांग्रेस के होने के चलते ही ये वोट बैंक मिल रहा है, अन्यथा शरद पवार साहब को इतना बड़ा वोट बैंक नहीं मिल रहा था। इसका एहसास भी हो सकता है। पर अभी जो कहा जा रहा है वो ये कि विधानसभा चुनाव और बेटी का पुनर्वास, ये दो उनकी पहली प्राथमिकता है। जी, एक ये बात भी बार-बार कही जा रही है कि अगर 4 जून को मान लीजिए मोदी जी को 30-40 सीट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जिन विपक्षी दलों में संभावनाएँ तलाशेंगे उनमें से एक एनसीपी भी हो सकती है, शरद पवार भी हो सकते हैं, जो भी 2, 4, 5 सीटें उनके पास होंगी। ये डाउट किया जाता है क्योंकि आपने भी कहा कि शरद पवार का कुछ भरोसा लोग उस तरह से नहीं करते। तो क्या इस डाउट को खारिज करने के लिए भी वो ये इस तरह की बात कर रहे होंगे? अभी थोड़ा कहना जल्दबाजी, क्योंकि शरद पवार साहब खुद भी बहुत उम्मीद नहीं कर रहे हैं अपनी सीटों की। मतलब उनके जाने से, मतलब ये कहिए कि बहुत टेका ही लगेगा। उससे बेहतर तो बीजेपी, बीजेडी या वाईएसआरपी या टीडीपी इस तरह के दलों पर पहले डोरे डालेगी, मतलब ज़्यादा सीटों की नहीं, संभावना है। उसके बावजूद शरद अगर पवार ज़रूरत साहब पड़े जाएँगे। तो? हो जी, सकता है शरद पवार साहब का, देखिए ये नहीं कहा सकता, क्योंकि वो उन्होंने बिना मांगे एनडीए को समर्थन दिया था 2014 में जब सरकार बनी थी, जब महाराष्ट्र में सरकार बनी तो बिना मांगे दे दिया था। तो शरद पवार साहब बहुत चीजें कैलकुलेटिव मूव भी करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उम्र-दराज व्यक्ति जिसको अब ये दिख रहा हो कि उसकी पारी के समापन पर है और वो बहुत ज्यादा खेला कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां नहीं दिखती। मुझे लगता है कि छोटे-छोटे लक्ष्य या छोटे-छोटे जरूरतें, ये ज्यादा इस समय हावी है। क्योंकि ऐसा नहीं होता तो बारामती में भी बहुत ज़्यादा हुआ है, और बारामती में भी उन्होंने अपनी पूरी आके ताकत लगाई और लास्ट में बीमार भी पड़ गए वो। आखिरी 1 दिन तो 1.5 दिन प्रचार भी नहीं किया उन्होंने। तो वो कहीं न कहीं थके हुए भी दिखाई देते हैं। इसमें कोई, मतलब ये कोई कहे कि वो बहुत ऊर्जावान और मजबूत नहीं, थके हुए तो दिखते हैं। और एक थका हुआ व्यक्ति उम्र-दराज कहीं न कहीं ये सोचता है कि आगे कम से कम ऐसा हो जाए कि रास्ता परिवार के लिए और बाकी लोगों के लिए खुला रहे। संदीप जी, ये भी मुझे बताएं कि अब अगर उन्होंने ये कह दिया है तो एनसीपी के कैडर में क्या मैसेज जा रहा है? वो कैसा महसूस कर रहे होंगे कि अब ये पार्टी तो खत्म होने वाली है, ये तो कांग्रेस का हिस्सा बनने जा रही है, तो इससे उत्साह है, ये डिमोरलाइजेशन है? देखिए, शरद पवार साहब का असल में अभी जो लोग बचे हुए हैं, जिनको हम जितेंद्र आव्हाड नाम ले सकते हैं, जयंत पाटिल साहब का नाम ले सकते हैं,
और 2-4 लोग और जो बचे हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनके पास इस समय चूँकि खड़े भी नहीं हैं, उनके अपने नंबर्स में देखें आप तो उनके पास आखिरकार 10-12 विधायक ही बचे हुए हैं। तो वो शरद पवार साहब जो कहेंगे वो करेंगे। और दूसरा कांग्रेस के अल्टीमेटली कांग्रेस से ही टूट कर आए हैं, कांग्रेस में ही वापस जाना है। ये तमाम जो लोग अभी जो बचे भी हुए हैं, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनकी राजनीति ही वही लाइन है जो शरद पवार साहब की और कांग्रेस की लाइन है। वो उल्टा यदि शरद पवार बीजेपी चले जाएंगे तो ज़्यादा दुखी होंगे क्योंकि उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। तो उन्हें तो बेहतर लगेगा कि शरद पवार साहब आखिरकार वो लाइन ले रहे हैं, सेकुलर राजनीति की लाइन जिस पर जितेंद्र आव्हाड या जयंत पाटिल या बाकी लोग चलते हैं। तो उनको लगता है कि राजनीति में इसका नुकसान नहीं होगा बल्कि कांग्रेस में जाने से फायदा ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली 2 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। अभी जैसे हम शरद पवार साहब मिल जाते हैं कहीं से, तो अभी यहाँ पर विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं जुलाई में कुछ, उसके बाद विधानसभा का चुनाव होना है, एक राज्यसभा 2 या 3 राज्यसभा की सीटें खाली होने वाली है जो अलग अलग दलों को मिल सकती हैं। तो क्या उस स्थितियों में भी अपने आप को देख रहे हैं, क्योंकि आखिरकार इस सबका राजनीतिक फायदा तो होता ही है ना। तो शरद पवार साहब को लग रहा है कि अभी फिलहाल राजनीतिक फायदा कांग्रेस के साथ खड़े होने में ही है, सीधे बीजेपी के साथ वो जाने में तैयार नहीं। ऐसी सूरत में जब एनसीपी का विलय होता है कांग्रेस में, तो अजित पवार की एनसीपी का क्या हाल होगा? देखिए उनको मजबूरी में बीजेपी जाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो वापस नहीं आ सकते। अजीत दादा की वापसी का रास्ता एनसीपी में तो बंद हो चुका है, वो मना अब भी वो कर चुके हैं शरद पवार। और जी। यदि सत्ता ही नहीं रहती, पूरा मतलब वोट ही नहीं मिलता। आखिरकार देखिए चुनाव आयोग ने भी तो कहा है या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि भाई आपको जो चुनाव चिन्ह मिला है टेम्परेरी है, और अभी उनकी पार्टी पर फैसला होना बाकी है पूरी तरह से। तो ऐसी स्थिति में यदि उनको वोट नहीं मिलते तो ये दावा तो सुप्रीम कोर्ट में बनेगा ना कि इनके वोट कम हो गए। और विधानसभा चुनाव में यदि ज्यादा 42 सीटें नहीं ला पाते हैं तब तो जाहिर तौर पर उनकी पार्टी बीजेपी में विलय हो जाएगी। और उनकी पार्टी के तो कई नेता भी चाहते हैं, जिनको लग रहा है अभी भी कि भाई हमारी जीत बिना मोदी के नहीं हो सकती, वो सिर्फ मोदी जी का नाम ले रहे हैं, या अजीत दादा कहीं बाहर गए ही नहीं, सिर्फ बारामती तक ही सीमित रहे। तो जाहिर तौर पे शरद पवार जो खेल रहे हैं वो तो चाहते हैं कि पुश करें ताकि अजीत दादा दूसरी तरफ चले जाए। और अगर बारामती भी हार गए शरद पवार, अजित पवार उनकी पत्नी, तो बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। राजनीतिक तौर पे तो होगी ही, क्योंकि आखिरकार देखिए चुनाव पहले उनका बेटा हार चुका है जिसको लेकर बहुत दुखी थे पार्थ पवार के हारने से, और अब पत्नी भी यदि हार जाए चुनाव तो राजनीतिक तौर पर तो झटका लगेगा ही लगेगा। लेकिन खैर देखिए आखिरकार विधानसभा में गणित बदलेगी। ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया उसका असर विधानसभा पर होगा या विधानसभा के जो परिणाम आ रहे हैं उसका लोकसभा पर होगा। भारत में चुनाव अलग अलग तरीके से होते हैं, तब अजीत दादा को पोजिशनिंग जरूर अपनी बदलनी पड़ेगी। मोटे तौर पर दूसरे दलों की कोई प्रतिक्रिया मिली है आपको शरद पवार के इस स्टेटमेंट के बाद? वो क्या सोच रहे होंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? देखिए कांग्रेस ने तो स्वागत कर ही दिया है, नाना पटोले साहब ने तो कह दिया कि तो बहुत अच्छी बात है यदि वो आते हैं तो बहुत, क्योंकि नाना पटोले का और शरद पवार का राजनीतिक तौर पर कोई क्लैश नहीं, दोनों के इलाके अलग अलग हैं। लड़ाई इसी बात पर थी कि मराठवाड़ा पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओं से झगड़ा होता था। विदर्भ के नेता, विदर्भ में शरद पवार साहब हैं भी नहीं, तो वहाँ वो अपने कुछ तरह का और वो कुनबी भी नहीं है, वो पुल मराठा है, तो एक तरीके से उस तरह का कोई विवाद नहीं। रहा सवाल शिवसेना का, तो शिवसेना ने अभी ये कहा कि शरद पवार साहब तय करेंगे कि कहाँ जाएगी। शिवसेना संभल कर बयान दे रही, क्योंकि शिवसेना इतनी जल्दी इस बैंडवैगन में ये नहीं कूदना चाहती कि हमारा गठजोड़, ताकि चुनावी तौर पर तो ये कहना ही पड़ेगा कि हम लंबे समय तक साथ रहेंगे। लेकिन शिवसेना का तो अभी निश्चित तौर पे चुनाव के बाद शिवसेना का स्टैंड क्या होगा ये देखने लायक होगा। जी। और बाकी दलों का स्टैंड अभी जाहिर है कि बीजेपी का तो एक स्टैंड यही होगा कि मुकाबला में अब एक पार्टी नहीं रहेगी, हाँ सही, obviously, कांग्रेस पार्टी जाहिर तौर रहेगी। पे शरद पवार साहब यदि नहीं रहेंगे तो बीजेपी तो चाहेगी कि जो कुनबा तोड़ा गया था या जो कुनबा टूटा या उनका जो असर टूटा वो कहीं ना कहीं बीजेपी उसको हथियाएगी। तो बीजेपी या बाकी लोगों की तो प्रतिक्रिया क्या, मतलब उनका तो कहना यही है कि शरद पवार साहब ने हार मान ली, वो तो उल्टा कह रहे हैं कि वो हार गए हैं और इसलिए जा रहे हैं कांग्रेस के अंदर। जहाँ राजनीतिक बयानबाजियां भी हैं, लेकिन असर जो है चुनाव के तुरंत बाद होगा और विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखाई देगा। शरद पवार साहब की हालांकि स्वास्थ्य एक चिंता का कारण है, फिर भी यदि उनकी पूरी पार्टी कांग्रेस को मिलती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का मनोबल महाराष्ट्र में बढ़ेगा कि मेरा एक पुराना साथी लौटा है। और उसके चलते अब जैसे मान लीजिए हो सकता है लोकसभा का चुनाव परिणाम अजीत दादा को अच्छा ना आए, तो जो विधायक लौटेंगे तो कांग्रेस में लौटेंगे ना आखिरकार, तो कांग्रेस की संख्या बढ़ जाएगी।
भाई मान लीजिए 20 भी लौटे तो कांग्रेस 42 से 62 हो जाएगी। तो कांग्रेस तो खुद को एक बड़ी पार्टी बना ही सकती है। लेकिन कांग्रेस में अभी भी मतलब काफी हद तक एनसीपी को अब विरोध करने वाले वो नेता नहीं बचे जो पहले करते थे। मैं फिर कह रहा हूँ, पहले बड़ा विरोध था एनसीपी का, चाहे विलासराव देशमुख हो, चाहे गुरदास कामत हो, चाहे कि मैंने आपको बताया अशोक चौहान, ये सब विरोध करते। उसकी वजह थी कि उनको लगता था कि इनकी सीटों पर वो जो है आखिरकार नुकसान करे। अब वो चीज बात नहीं रही। और मुंबई जैसे शहर में तो खैर एनसीपी का अस्तित्व ही नहीं बचा। तो कुल मिलाकर ये कि शरद पवार का ये बयान 4 जून के बाद इसकी जांच परख और अच्छे से होगी। रिजल्ट किस तरह के आते हैं, अगर रिजल्ट कुछ इस तरह के आए जिसमें इंडिया को फेवर मिलता है, इंडिया ज्यादा स्ट्रांग होकर उभरता है, तो ये पोलराइजेशन की जो बात कर रहे हैं रीजनल पार्टीज का, वो निश्चित रूप से बढ़ सकता है। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर बढ़ेगा, क्योंकि शरद पवार साहब ये तो मान चुके हैं अब कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस एक बेहतर विकल्प बनते जा रहा है। उनका जो पहले शिकायत थी, वो जो बार बार शिकायत ही करते थे, मतलब मैंने भी कई बार इंटरव्यू किया, वो कहते थे कि कांग्रेस उस भूमिका में आ ही नहीं रही है कि विपक्ष के तौर पर बने। अब पहली बार या शायद उनको एहसास हो रहा है कि कांग्रेस सच में एक विपक्ष की भूमिका में दिख रही है, और इसलिए वो तैयार भी है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका।